नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और सीधा सवाल में आज हमारे खास मेहमान हैं रविंद्र शर्मा जी, जो पूर्व सैनिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका एटीवी पर। धन्यवाद बहुत बहुत। कल जो दवाई की लिस्ट एक जारी की है भारत सरकार के द्वारा, जो हुई है 53 दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट जो है लिया गया, वो फेल हुई है, जिनमें से 48 दवाई ब्रांडेड थी और कहा यह गया जिसमें पैरासीटामोल थी, जो नकली दवाई निकली, और 5 दवाइयां जिनको इनकार किया गया, कहा गया कि ये तो नकली दवाई हैं। मैं समझना चाहता हूं कि जब नकली दवाई भी टेस्ट में फेल हो गई, असली दवाई भी टेस्ट में फेल हो गई, तो अब नकली और असली में अंतर क्या है, कैसे देश को पता चले। और दूसरा साथ में जो सवाल हमारा है कि ये दवाइयों पर, बेचने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया अभी तक भारत सरकार द्वारा, ना कोई जेल है, ना कोई आजीवन है, ना कुछ है, क्योंकि ये तो लगातार दवाइयाँ दी जाएंगी। लोगों को क्या पता कौन सी वाली, उनको तो नीली पीली दवाई पता है, बैन कौन सी हुई नहीं बैन हुई ये तो पता ही नहीं है जी। शर्मा जी, ऐसा है कि ये जो दवाइयों को बेचने का सिलसिला है, ये ऐसा नहीं कि आज का, ये वर्षों पुराना है। और इसके अंदर में कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारी तंत्र है वो इसके अंदर हमेशा इन्वॉल्व होता है। कारण क्या कि जितने भी मेडिकल स्टोर इनको बेचते हैं उनमें से मैक्सिमम के पास में लाइसेंस नहीं होता, और जिनके पास में होता भी है वो लाइसेंस किसी और के नाम पर होता है और उसको चलाता कोई और है। और जो चलाता है वो लाइसेंस के बदले में पैसा देता है, तो वो भी चाहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन इसमें कमियाँ भारत सरकार की तरफ से नहीं, चाहे ये सरकार है चाहे पहली वाली सरकार रही है, सरकार कोई भी नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियाँ सरकार की हैं। और दूसरी बात, बेचना ही नहीं, नकली दवाइयाँ ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी उसको बना रही है, वो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दवाइयाँ बन रही हैं, इनको जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जिनको हम ब्रांडेड कंपनियां कहते हैं, वो खुद भी इसमें लिप्त हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हमको मुनाफा मिले, हमको फ़ायदा हो। इसलिए वो भी लास्ट में जब पोल खुलती है तो ब्लेम दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन जो बना करके सप्लाई कर रहा है जो भी, वो उनके साथ में इसमें संलिप्त होते हैं हमेशा। और जहाँ तक सजा की बात, सजा का प्रावधान संबंध ये जरूर होना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि मेडिकल स्टोर वाला बोलते था कि जी ये तो मेरे को सप्लाई मिली है, लेकिन भाई जिसके नाम पर लाइसेंस है वो व्यक्ति कहाँ है, वो तो कोई थर्ड पार्टी उसको चला रही है उसके लाइसेंस को। तो ये भी जरूरी है कि लाइसेंस किसके नाम है और मेडिकल स्टोर को कौन चला रहा है, ये भी जरूरी है। दूसरा, जिस कंपनी की वो दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, चाहे वो किसी ने बनाई हैं, ये उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस कंपनी की बेसिक जिम्मेदारी होती है कि उसकी दवाई उसके नाम से कोई और बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, उसने अभी तक शिकायत क्यों नहीं की। क्या छापा पड़ने के बाद ही उसको पता चलता है कि मेरे नाम से नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं? उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि मेरी दवाइयाँ नकली नाम से ना बिकें। और इसके अंदर में अवश्य जो आप कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए नज़ीर बन सके। ऐसे कार्रवाई लोग कैसे अब इससे बचे, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं जिनका स्टोर है उसको अभी तक जलाया नहीं गया, उनको खत्म करने की कोई बातचीत नहीं की गई, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है। तो जो दवाई है, आपको लगता नहीं कि ऐसे देश में, जिस देश में लोग दवाई तो देखते ही नहीं कौन सी है, नकली दी जा रही, असली दी जा रही, असली नकली तो बहुत दूर की बात है, दवाइयों के नाम ही नहीं पता है इस देश में लोगों को। और किस तरह की असली नकली की बात की जाएगी तो वर्षों लग जाएंगे, वो बहुत एक लंबा डिबेट चला जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि क्या जो डॉक्टर हैं हमारे, बैन होने के बावजूद इन 48 दवाइयों का अभी तक जो है ये सेवन करवाएंगे, परोसेंगे नहीं है दवाइयाँ, इनके पास भंडारण है, क्या उसको खाली नहीं करेंगे? ये दवाइयाँ हमेशा परोसी जाती रहेंगी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी इसका एक तोड़ निकाल दिया है। वो बात दूसरी कि हम लोग उनको समझते नहीं या उसको हम फॉलो नहीं करते। एक जन औषधि के नाम से एक सर्विस चालू की है माननीय प्रधानमंत्री ने, उसके ऊपर जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है, जनरली क्या होता है, जिससे आप दवाई डॉक्टर से दवाई लेते हैं वो ये बोलता है कि मेरे बाजू वाले स्टोर से आप ले लीजिए। कारण क्या होता है, उसके जो बाजू वाला स्टोर होता है वो उसको उसमें कमीशन देता है उस कंसर्न डॉक्टर को। तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दैट मेडिसिन फ्रॉम देयर, आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए और जन औषधि केंद्र जो है आप वहाँ से वो दवाइयाँ लीजिए। वहाँ पर आपको ओरिजिनल दवाई मिलेंगी, वो बेसिक दवाई मिलेंगी। और जो ब्रांडेड दवाई मान लिया कि आपको 100 रुपये की मिलती है, वहाँ पर आपको 10 रुपये की मिलेगी। तो ये तो ऑलरेडी सरकार ने तोड़ निकाल के रखा है इसका। लेकिन इस देश के अंदर में इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार हैं कि एक प्रधानमंत्री अकेला नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएगा। हम सबको उनका सहयोग करना होगा इसके अंदर, आदरणीय जी।
जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, आपने सही बिल्कुल कहा है, लेकिन जैसे राजस्थान में अभी निःशुल्क दवा योजना का अभी वितरण किया जा रहा है और वहाँ बोला गया है, तो वहाँ 10 की 10 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए और वो भी अब जो ब्रांडेड दवाइयाँ थी सरकार के द्वारा वहाँ राजस्थान के अंदर परोसी जा रही थी। निःशुल्क है, निःशुल्क के नाम पर लगता नहीं आपको कि जहर परोसा जा रहा है और इसको लेकर के सरकार की सतर्कता या फिर केवल बयानबाजी या भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। इस पर जो है कहीं न कहीं सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि नारा तो है स्वस्थ भारत, तो भारत तो स्वच्छ हो रहा है, लेकिन भारत स्वस्थ नहीं हो रहा है। ये गंभीरता का जो है प्रश्न है, तो यही अगर दवाइयों की बात की जाएगी तो यही दवाइयाँ जो है कांग्रेस सरकार में ठीक थी, क्योंकि लैब टेस्ट और ये सब चीज़ें तो उस समय भी थी, आज के दौर में भी हैं। तो सरकार इस पर क्यों विज्ञापन पर पैसे खर्च करना नहीं चाहती? अब क्या विज्ञापन होगा कि ब्रांडेड दवाइयों पर भी यकीन ना करें या करें, तो अभी बहुत सारी दवाइयाँ, फिर तो हज़ारों दवाइयाँ हैं जिनके मेडिकल टेस्ट अभी लेने बाकी है। ये तो 53 टेस्ट आए हैं निकल करके, जिनमें 48 के टेस्ट बताए गए हैं। अभी जो मार्केट में हज़ारों दवाइयाँ हैं, अब तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह और उंगली उठ रही है कि उन दवाइयों का भी क्या है? जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है उसका समाधान निकलते निकलेगा, और ये नहीं कि इसके अंदर में जो अभी मौजूदा सरकार है वो चुप होगी, वो भी इसमें कर रही है। और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी वो बड़ी अच्छी चल रही थी वो दवाइयाँ। मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर में कहूँ, क्योंकि राजनीति हर बार बीच में लानी पड़ेगी। कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है कि जब तक वो सरकार में है, सत्ता के अंदर में है, तब तक वो बड़े आराम से हर चीज़ करती है। लेकिन जैसे वो सत्ता से बाहर होती है, उस वक्त उसको नए सबों पे वो लेकर के आते, चाहे वो देश तोड़ने की बात है, चाहे देश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उनकी वो है, वो हर चीज़ में इस सरकार का, जो अभी आपकी मौजूदा सरकार है, उसकी खिलाफत करती आई है। चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको लोगों को मरवाना पड़े, लेकिन वो सरकार चाहती है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार बदनाम हो, इसके लोग बदनाम हो। आप क्या सोचते हैं जो राजस्थान में पकड़ा गया है, क्या वो ऐसे ही आप वेट कीजिए, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा, उसके अंदर भी कांग्रेस के लोगों का ही हाथ निकलेगा कि उन्होंने दवाई को कहाँ से चेंज किया था, कौन सी दवाई उसकी जगह पर वो लेकर गए थे। ये पहली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो मौजूदा सांसद राहुल गांधी हैं, वो इस देश के अंदर आग लगा, हर तरह से आग लगाने की सोच करके बैठे। लेकिन इन चीजों पर सरकार को क्यों नहीं लगता है कि इसकी जांच हो जानी चाहिए? क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, देश के सामने भी खुल जाएगा, तो इन पर तो जांच बिठा देनी चाहिए। क्योंकि अब तो मरने जीने जैसी वाली स्थिति हो गई है कि जहर या दवाई, क्योंकि अब तो ब्रांडेड और अनब्रांडेड में कोई लेवल रह ही नहीं गया। अब तो लेवल जिस पर लगा है वही चीज हमें जहर परोसा जा रहा है। जो हमारे घर में जो दवाई हम लेके आ रहे हैं या जहर लेके आ रहे हैं, सवाल तो ये उठ रहा है। तो अब ऐसे में सरकार किसका इंतजार करे कि हम आंदोलन बहुत बड़ा करें, तो आएगी, मीडिया में खबर आएगी तो आएगी। अगर चिंता है तो उस पर तो पहले दिन ही पहले जांच बैठ जानी चाहिए। जब इतना ही नीतियों पर अगर उन पर जो है, और सरकार तो कुछ बोले, सरकार तो बोल ही नहीं रही है, सरकार तो चुप है। डॉक्टर साहब, बहुत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये मोदी सरकार की आदत रही है कि वो बोलती कम है, करती ज़्यादा है। मैं एक्चुअली बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं, कुछ नहीं, मैं विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ का प्रवक्ता हूँ, तो मैं अपने स्वयं सेवक संघ की विचारधारा को लेकर के चलता हूँ। इस सरकार की ये हमेशा से आदत रही कि बोलो कम और करो ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं ले, इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, और बहुत शीघ्र आपको इसका पता भी चलेगा कि क्या एक्शन इसके ऊपर हुआ और कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। दूसरी बात, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब उन ऊपर एक्शन लिया जाएगा, देखिए ये आज की बात नहीं है, ये इस देश की पुरानी बात रही है, प्रथा रही है कि जब जब इस सरकार ने एक्शन लिया है कठोरता के साथ में, तब तक लोग का या तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं या लोगों ने इस देश के अंदर में हंगामा करवाया है। लोगों ने, मतलब इस देश की अपोजिशन पार्टियों ने। और ये फिर होगा, जब एक्शन लिया जाएगा तब ये जरूर होगा, क्योंकि एक्शन के दो तरीके के, जो आदमी इस टाइप में घूमने प्रकृत कर रहा है उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दीजिए, आप बिल्कुल मिट्टी में आप उनको मिला दीजिए। और जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो लोग, वही की तरीका है बुलडोजर, और बुलडोजर के लिए फिर लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये तो हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। शुगर जैसी बीमारी जो है, जिसमें दवाई फेल हुई है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अन्य देशों की तरह हमारे देश में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं हो जाना चाहिए उन बड़े लोगों के लिए भी? केवल आम लोगों के लिए फांसी का प्रावधान क्यों हो जाता है और उस पर मौन क्यों हो जाते हैं? बड़े लोगों के लिए फांसी का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मेडिकल का कोई इतना बड़ा है और वो जानबूझ करके ऐसा प्रयास कर रहा है, कुछ प्रयास, तो उसके लिए अगर फांसी का डर रहेगा, बड़े लोगों को, एक दो लोगों को अगर फांसी पर लटकाया जाएगा तो उनके मन में डर बैठेगा, इसको लेकर के क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती? और अगर ऐसा कर दे सकती के साथ में, तो देश में कौन रोकेगा? या विपक्ष रोकेगा? जाहिर सी बात है, विपक्ष जब बाकी के कामों को नहीं रोक पाता है, इसमें तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा और कहेगा नकली दवाई बनाने वालों को फांसी की सजा का सीधा प्रावधान हो जाए। नकली दवाई नहीं है, जहर है वो। तो जो नकली दवाई फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, उनके मालिकों को तो सीधा फांसी होनी चाहिए।
उसमें तो कोई ये होना ही नहीं चाहिए कि आजीवन या 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल। उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, सीधा फांसी। 45 दिन, 90 दिन, जो भी जांच का विषय है, एक रखो पहले तो नकली दवाई पर, और फिर दवाई टेस्ट फेल होती है, वो क्यों होती है और अगर नकली उसमें पाया जाता है, फांसी का प्रावधान वो भी रखो, तो लोगों में डर होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो लोगों को मार रहे हैं और जो लोगों स्वास्थ्य से खिलवाड़, मतलब उनको जान से मारने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आदरणीय, ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब तक इस देश के अंदर में अभिषेक मनु सिंघवी और वो क्या कपिल सिब्बल जैसे वकील होंगे इस देश के अंदर में, तब तक किसी अपराधी को यहाँ पर सजा नहीं हो सकती। ये दोनों वो व्यक्ति हैं इस देश के, वो वकील हैं, ये वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने हर अभियुक्त को बचाया है, हर एक जो दोषी है उसको इन लोगों ने बचाया है सिर्फ पैसे की खातिर। ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस टाइप के जो वकील हैं इनको पहले सजा हो, क्योंकि ये लोग मेरा एक तरह से अगर मैं मानूं, मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी देखता हूँ। अगर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वकील होंगे तो दोषी बच भी नहीं पाएंगे। सोनिया गांधी की भी पोल खोल दी कि डिग्री फर्जी है, नाचने गाने का काम करते थे, और सदन में बोला उन्होंने खुल करके इस चीज को। बिल्कुल ऐसे भी वकील है हमारे देश। इसी का मैं आपको जवाब दूं, सुब्रमण्यम स्वामी अकेले वकील हैं, लेकिन ये इनकी तो लाइन लगी हुई है। अभी जो पश्चिम बंगाल का केस हो रहा है, वहां पर कपिल सिब्बल ने कौन कौन सी दलीलें नहीं दी केजरीवाल को बाहर लाने के लिए, और खुद को राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या क्या नहीं किया, वो बन गया लास्ट में। अब बात ये आती है कि ये लोग हैं कौन आखिर? ये सत्ता के लिए, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनको सुधारा जाए, इस टाइप के वकीलों की वकालत खत्म की जाए, वकालत का लाइसेंस का खत्म किया जाए। दूसरा, जो हमारे जुडिशरी है, हमको जुडिशरी को भी चेंज करना होगा। जुडिशरी के सामने सारे सबूत होते हैं, सब कुछ है, सिर्फ ये तारीख पे तारीख जुडिशरी देती है। किसके लिए दे रही है आखिर? ये जुडिशरी चाहती क्या है? नेताओं से ज्यादा जरूरी है जुडिशरी को बदलना, नेताओं को बदलने से ज्यादा जरूरी है जुडिशरी के जो सिस्टम है उसको हमको बदलना। जो इस टाइप के करप्ट वकील हैं उनको बदलना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं कि जो कसाब वाला केस हुआ था, जब बॉम्बे वाला अटैक हुआ था, कसाब के खिलाफत में कम से कम 10,000 वीडियो थे। उसको बचाने के लिए कौन कौन खड़ा हुआ था? क्या देश का कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो उनको बचाएगा इन नेताओं के अलावा? यही सब वहां पर खड़े हुए थे। तो जरूरी है इन लोगों को हटाना, इन लोगों को दूर करना इस देश से। जब हम लोग जो है डिबेट से थोड़ा सा भटक रहे हैं, अब फिर विषय पर आते हैं। देश के अंदर भूटान की अगर हम बात करें, वहाँ आयुर्वेद से इलाज हो रहा है। अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत कम खाते हैं वो लोग, जैसे पेन किलर हो गया, सर्जरी या फिर तमाम जो जांचें वगैरह हैं वो वहाँ पर होती हैं। तो भारत के अंदर तो भारत तो बहुत प्राचीन रहा है आयुर्वेद में। तो शुरू तक चरक संहिता आज भी जो है जर्मनी के विश्वविद्यालयों में और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज में उनकी पुस्तकें और उनकी तस्वीरें, फोटो सब लगा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को भारत सरकार क्यों नहीं उतना बढ़ा पा रही है जितना जो है बढ़ावा इन दवाइयों को इनको दिया जा रहा है। हमारे गांव नगर में रहने वाले वैद्य, उनको क्यों बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? हमारे आसपास जो बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी तकनीक से दवाई कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद की एक बड़ी खासियत है कि आयुर्वेद की एक दवाई कम से कम आपकी 1000 बीमारियों को खत्म करती है। जिस बीमारी की दवाई आप खा रहे हैं उसमें तो वो जो है इलाज होगा ही होगा, साथ में 2-4 और जो बीमारियां हैं जो आपको नहीं पता है, पकड़ में नहीं आती हैं, उनका भी इलाज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो बनने वाली होती हैं उनका भी इलाज हो जाता है वो दवाई लेने के साथ साथ। तो आयुर्वेद तो अमृत है, आयुर्वेद का ही आयुर्वेद नाम है। तो इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाए? क्यों अंग्रेजी दवाई तो 100% तो है नहीं, सिर्फ नकली भी आ रही है, जहर भी है। तो इसको क्यों लोग कम नहीं कर पा रहे हैं और क्यों भारत सरकार उसको बढ़ावा नहीं दे पा रही है? उसकी तरफ क्यों हम लोगों को नहीं खींचना चाहिए? हमारे पास दवाइयों का भंडार है आयुर्वेद कहीं बाहर, लेकिन लेने जाना ही नहीं है। हमारे पास इतने पहाड़ हैं और हर जगह जो है वहाँ दवाइयाँ हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, हमारे पास इतना पड़ा हुआ है। तो वहाँ की दवाइयाँ और आम लोग गाँव के जो पहले से इलाज करते आ रहे थे, जिस तरह से आयुर्वेद खत्म किया गया, क्या इसके पीछे जो है भले ही कांग्रेस ने 60 साल में खत्म किया हो, लेकिन अगर इसको बढ़ावा मिले तो हमारा भारत क्या फिर से स्वस्थ नहीं हो सकता? अंग्रेजी दवाइयाँ खा करके हम कितने स्वस्थ हो पाएंगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? जी अगर एक आपने नाम सुना होगा AMA, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेद का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसकी कही हुई बात को यहाँ का, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है। मैंने पहले कहा कि हमको इस देश की जुडिशरी को पहले सुधारना होगा, क्योंकि बाबा रामदेव ने, मैं सपोर्टर किसी का नहीं, रामदेव का भी नहीं है,
मैं सपोर्टर हूँ जो सत्य है, जो सत्य है उसके। रामदेव ने जब अपनी दवाइयों को इस मार्केट में लेके आए, कोरोना के टाइम में भी लेके आए, तो आईएमए ने जाकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि ये सब कुछ गलत है और बेबुनियाद है, इसका कुछ टेस्ट नहीं है, इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो भाई अगर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रहेंगे तो आयुर्वेद कहाँ से ऊपर आएगा। और दूसरी बात मैंने कहा कि जुडिशरी जो है हमारे देश की, वो सत्ता से भी ऊपर है। जुडिशरी इस देश के प्राइम मिनिस्टर को ओवररूल कर देती है और करती रही है पीछे भी। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है जुडिशरी को टाइट करने की। इस देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है जुडिशरी को सही रास्ता दिखाए कि भाई इस देश की जो जड़ें हैं उनको खत्म मत कीजिए आप, क्योंकि हम लोग तो बाहर की चीजों को अपना रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारे देश की चीजों को अपना रहे हैं, हमारे आयुर्वेद को अपना रहे हैं, हमारे योगा को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फिर वही कहूँगा कि जुडिशरी को सुधारने की जरूरत है। अदरवाइज मेडिकल हमारा आयुर्वेद इतना बुरा नहीं है। एक रामदेव ने कोशिश की थी, रामदेव को दवा दिया गया। लेकिन आप समर्थन करते हैं कि आयुर्वेद को हमारे गांव नगर तक फिर बढ़ावा एक बार दिया जाए, जीवंत किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि आयुर्वेद अगर पुनर्जीवित होगा भारत तभी हमारा जीवित होगा और तभी आयुर्वेद उसका आयु भी बढ़ेगी। मैं बिल्कुल अपने आयुर्वेद को समर्थन करता हूँ और मैं पूर्णतः अपने भारतीय सरकार से, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगा कि ये आईएमए की जो अधिकार हैं इनको कम करें। सुप्रीम कोर्ट की भी थोड़ा लगाम टाइट की जाए कि भाई आप इस देश की जड़ों को मत काटिएगा, और उसी के द्वारा इन सब को करके हम आयुर्वेद को कहीं ना कहीं आगे ला सकते हैं। रामदेव जैसे जो आयुर्वेद के रिसर्चर हैं या आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं लोग, उनको हमें आगे लेकर आना चाहिए, फ्रंट फुट पे लेकर आना। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी बेकार है, नहीं, एलोपैथिक भी बहुत अच्छी है लेकिन हमको उसकी एलोपैथिक के लिए आयुर्वेद को नहीं मारना चाहिए। आयुर्वेद की को भी बराबर लेकर गई, एलोपैथिक को बराबर लेकर गई। सारी धाराएं बराबर हैं, सारे सिस्टम बराबर हैं। जी ठीक है, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे रविंद्र मिश्रा जी, रविंद्र शर्मा साहब, जिन्होंने अपनी जो है बात साफ कही कि ये देश में तो विवाद चलता रहेगा, लेकिन आईएमए की कहीं ना कहीं शक्तियां कम की जाएं और हमारे आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए। बैलेंस रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा ही। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।